नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कन्फेस करना चाहूँगा कि मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आलोक इंडस्ट्री ने जो एक्सेप्शनल इनकम का आइटम दिखाया है वो एक्सेप्शनल आइटम्स क्या हैं। तो उसमें जो मैंने ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को डिफ़ाइन किया था उसमें थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी बोलने में। इनफैक्ट होता क्या है कि जो आपको, अगर आप एक कंपनी हैं और अगर आपको कोई माल सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो जो सप्लायर है वो आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है। यानी आप जिससे माल लेते हैं वो आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है। मगर मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा मेरे से बोलने में गलती हो गई कि जो आपको माल देता है वो आपका ऑपरेशनल, जिसको आपने माल दिया वो आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, जबकि जिसको आपने माल दिया वो ऑपरेटर क्रेडिटर्स नहीं होता है। आपने जिससे माल लिया, जिसको आपको पैसे देने हैं, वो होता है। तो थोड़ा सा बोलने में टर्म्स आगे पीछे हो गया, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसको ओपनली स्वीकार करना जो है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। और आप सब का भी एक हक है, मेरे ऊपर अधिकार है कि जहां आप देखें कि मैं कहीं पे गलत जा रहा हूं तो वहां पे आप मुझे सुधारें, आप मुझे कमेंट में लिखें। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा, इस बात की ओर ध्यान दिलाया मेरा। और जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने देखा कि हाँ, वाकई में मुझसे बोलने में गलती हो गई, समझने में गलती नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और फिनेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। बोलने में थोड़ी सी जो है वो मैं लड़खड़ा गया, थोड़ा सा लड़खड़ा गया मैं। एनीवे, तो आपने मेरी इस भूल को पकड़ा और मुझे बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं फिर आप सबसे खेद प्रकट करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि हाँ, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई। और यही कारण है कि मैं आप सब लोगों का, एक एक लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ और एक एक लोगों को कमेंट का जवाब भी देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई भी करूँ, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो इंटेंशन है, सिर्फ वीडियो बना करके और इस पर मोनेटाइजेशन चला करके पैसे कमाना नहीं है। इसलिए कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको 10 मिनट का वीडियो बनाना होता है, क्योंकि 10 मिनट में उनका काम हो जाता है, 2 ऐड कम से कम तो आ जाते हैं 10 मिनट वाले वीडियो में। तो वो कोशिश नहीं करते कि 10 मिनट से ज़्यादा बनाओ, बस 10-10 मिनट का। जब मैं अगर सपोज आधे घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा, कभी कभी मैंने 25 और 26 और 35 मिनट का भी वीडियो बनाया है, उतने में वो 3 वीडियो बना लेंगे और उनका 3 पे मोनेटाइजेशन में चलेगा और वो 3 पे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो मेरा वो उद्देश्य नहीं है, इसलिए कभी कभी वीडियो लंबा हो जाता है मेरा। दूसरी बात, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो मैं चर्चा करूँगा कि अब Q4 का तो रिजल्ट आ गया है, अब आगे क्या, क्योंकि मार्केट में काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है इसको लेकर के। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, जैसे बिरला टायर के ऊपर भी मैंने वीडियो निकाला और मैंने शुरू में भी बोला था कि बिरला टायर क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि फंडामेंटली कहीं से भी कंपनी स्ट्रांग नहीं है। एक केशुराम ग्रुप के साथ जब थी तब भी लॉस बुक कर रही थी, आज भी लॉस बुक कर रही है। मगर जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था बिरला टायर में, उनको यूसी का मज़ा लेना था, उस वक्त वो काफ़ी खुश थे। तो और उन लोगों ने शुरू में जवाब नहीं दिया जब मैंने पूछा भी था व्हाट्सएप वगैरह पे। अभी आरकॉम में क्या हुआ कि आरकॉम पे जब मैंने वीडियो बनाया तो आरकॉम जो था वो यूसी में चल रहा था, काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्टेड थे। तो क्या हुआ कि जब लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती है, उनको लगता है कि अरे कंपनी तो आगे जा रही है मगर ये नेगेटिव बात कर रहा है, तो ये जो है ये नेगेटिविटी फैला रहा है, ये कर रहा है, तो लोग ना मुझे काफ़ी गाली वाली लिखना शुरू कर देते हैं और काफ़ी गंदी गंदी बातें लिखते हैं। मगर मैं अपने कमेंट से ना उनको हाइड करता जाता हूँ या यूज़र को ब्लॉक करता जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे व्यूअर्स या ऐसे फ्रेंड्स मुझे नहीं चाहिए। वो उस लेवल को मैच ही नहीं करते हैं जिस लेवल के बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने गलत बोल दिया तो उन्होंने मुझे कैच किया और इस बात को और मुझे बताया, तो वो उस लेवल के हैं। गाली गलौज देने वाला के भी आप उन लोगों के लेवल का नहीं हो सकता, ठीक है। और मुझे ऐसे लोगों के साथ किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं रखना है, तो मैं सीधे उसको हाइड कर देता हूँ। मगर आज आप देखिए, चाहे मैंने आरकॉम की बात की हो या मैंने बिरला टायर की बात की या मैंने वोडाफोन का बात किया है, तो जो जेन्युइन है, जो मेरा ओपिनियन और जो ट्रूथ है वो मैंने आपके सामने रखा है। उसके बाद भी अगर आप लगाना चाहें उसमें पैसा तो ये आपकी मर्जी है, आप मुझे गाली मत दें, क्योंकि उस वक्त तो आपने गाली दे दिया, अब आरकॉम नीचे चला गया मेरे वीडियो बनाने के बाद धीरे धीरे। इसके भी बहुत सारे रीजन्स हैं, अगर आपने सही ढंग से पूछा होता तो मैं बताता इसको कि क्यों नीचे जा रहा है, अब आरकॉम क्या नहीं है। लेकिन जब अगर आप गाली दोगे, ये करोगे, तो आज क्या फ़ायदा हुआ। अब आप वापस तो गाली ले नहीं सकते, यूसी में जा रहा था, आपने गाली दी, एलसी में गया तो वापस तो ले नहीं सकते अपनी गाली को, तो ऐसा काम आप क्यों करते हैं।
ये था मेरा कहना। अब मैं आता हूँ आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। आज मैं बहुत फॉर्मल बात कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ बातें बतानी है आप लोगों को। हर चीज़ को आप स्लाइड पे और प्रेजेंटेशन पे आप उसको ड्रॉ करके और आप उसको नहीं बता सकते, कुछ मैं बता रहा हूँ। देखिए Q4 का जो रिजल्ट आया है आलोक इंडस्ट्रीज़ का, तो इसमें दो चीज़ें हैं, लोग इसको दो नज़रिए से देख रहे हैं। एक का कहना है कि कंपनी जो है वो तो 729 करोड़, मेरे ख्याल से, हाँ 729 करोड़ 23 लाख का जो प्रॉफिट दिखा रही है, मगर इसका जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है इसका जो है वो लगभग इसका 11,000 करोड़ के आसपास, 1100 करोड़ के आसपास, 1150 करोड़ के आसपास इसका जो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में से अगर हम माइनस करते हैं तो कंपनी भी 400 करोड़ के लॉस में जाती है। तो कंपनी लॉस में है, तो ये कंपनी जो है इसका जो है भैया अभी लॉस में चल रही है, अभी इसका कुछ नहीं होना है, ये कुछ लोगों का कहना है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम्स जो कंपनी दिखाई है, ये उसका गेन नहीं है, ये फालतू का दिखाया गया है कि हाँ इससे जो है सो मेरा प्रॉफिट शो हो, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि देखो क्या है ना कि अपना अपना नज़रिया है देखने का, आप कैसे देखते हो, दूसरे लोग कैसे देखते हैं। ये वही बात होगी जैसे हम बोलते हैं कि अगर आधा गिलास पानी भरा हुआ है तो कोई बोलता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, कोई बोलता है गिलास आधा खाली है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि इंसान जीने के लिए खाता है, मगर आप अगर इसमें थोड़ा सा शब्द आगे पीछे कर दो तो इसका ये भी बना सकते हो कि इंसान खाने के लिए जीता है। तो दोनों में जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, वही प्रयोग हुए हैं, मगर मतलब जो है इसका बिल्कुल बदल जाता है। तो देखने वाली बात यह है कि आप इसको किस तरीके से देखते हो। अगर आप शुरू से निगेटिव हो तो आपको इसमें कुछ भी पॉजिटिव होगा तो आपको निगेटिव नज़र आएगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक्सेप्शनल आइटम्स इसमें दिखाया गया है और उसको प्रॉफिट में दिखाया गया है, ये आपने नहीं दिखाया है, मैंने नहीं दिखाया है, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट फर्म होती है, बड़ी बड़ी PwC, KPMG, डेलॉयट, ये सब जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, ठीक है, जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, इन सब का इस पर सील लगा हुआ है। तो जब भी बैलेंस शीट जब भी हम पब्लिश करते हैं ना, तो उसमें ये सारे जो एक्सेप्शनल जो आते हैं, जो हमारे बुक में आते हैं, उनको हम हमेशा इनकम में ही दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप अकाउंट्स को समझेंगे तो उसको हम इनकम में ही दिखाते हैं। अगर मुझे किसी को 4,000 करोड़ देना था तो मेरे एक बुक में माइनस में था, मगर इस साल अगर वो प्लस में आ गया, यानी मुझे अब नहीं देना है, उन्होंने रिवर्स कर दिया, तो इस बार वो जो है वो प्लस में आएगा, तभी माइनस और प्लस होगा तो मेरा जीरो बनेगा। आप समझे? तो इससे कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। आई बात समझ में? कंपनी के ऊपर अगर 400 करोड़ की या 4,000 करोड़ की देनदारी है और वो देनदारी अगर जीरो हो गया रिवर्सल के कारण, तो कंपनी का जो फंडामेंटल है, लायबिलिटी तो कम हो गया ना यार 4,000 करोड़ से। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मेरा बात करने का तरीका हो सकता है आप लोगों को पसंद ना पड़ता हो कि काफ़ी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड या रूडली बात करता। मैं रूडली नहीं बात करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। जो मेरे अंदर है वो मेरे फेस पे नज़र आता है, और मेरे जो है वो जो मैं बात करता हूँ वो सेंटेंस में भी वही, मेरे स्पीच में भी वही डिलीवर होता है। ठीक है, तो आप इसको ये देख रहे हैं कि ये जो है ये राइट बैक हुआ है। राइट ऑफ तो हुआ नहीं है, राइट बैक हुआ है। राइट बैक का मतलब होता है रिवर्सल, राइट ऑफ का मतलब होता है उसको माफ़ कर दिया गया। तो ये राइट बैक हुआ, जब रिवर्सल हुआ है तो कंपनी का अकाउंट जो है वो उतना से सुधर गया, मतलब जो देनदारी थी वो देनदारी ख़त्म हो गई। तो जब देनदारी ख़त्म हो गई तो फंडामेंटल पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप मुझे ये बताओ। आप देनदार, जो कंपनी अगर किसी की देनदार हो, डेप्थ हो कंपनी के ऊपर, आप उसको अच्छा मानोगे या मेरे ऊपर से जो देनदारी थी वो ख़त्म हो गई है आप इसको अच्छा मानोगे? तो आप इसको इस तरीके से देखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेजोल्यूशन प्लान का पार्ट है, और रेजोल्यूशन प्लान जो है वो अभी तक लोग समझ रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जेम फिनेंशियल को लगभग जो है वो 26,000 करोड़ का या कुछ का जो है वो डेप्थ जो है और जेम फाइनेंशियल के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है, और लोग बता रहे हैं कि अगले 8 साल तक उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्या है ये? इस पे हमें क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? तो बहुत कुछ जो है रेजोल्यूशन का पार्ट है, वो धीरे धीरे होता जाएगा। कंपनी का डेप्थ जो है वो माइनस होता जाएगा, और उसके बाद जो Q1 है, Q1 में इससे अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अब मेरा इस पर क्या मानना है, हो सकता है मंडे को कुछ लोग सेल भी करेंगे, कुछ लोग परचेज भी करेंगे, नॉर्मल ट्रेडिंग जैसा होगा, फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, देखो मैं जो वीडियो बनाता हूँ
इस वीडियो में बहुत से ये लोग ये सोचते हैं कि ये बात करें कि ये शेयर यहाँ जाएगा, ये शेयर वहाँ जाएगा, ये शेयर वहाँ जाएगा। मैं वैसी कोई बात नहीं करता। मैं ये बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। हो सकता है आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा डिसलाइक्स मिले, आई डोंट माइंड, लेकिन इसमें हमें करना क्या है, मैं पल पल की खबर बताता हूँ कि अब ये सिचुएशन आ रहा है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन आ रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए। मैंने हर किसी को बोला था कि देखो आप सेल मत करो, आप इसमें बने रहो, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। आखिर यूसी लगा, जब से यूसी लगा है तब से कम 8, 10, 12 रुपये का तो फ़ायदा हुआ आपको पर शेयर। अगर 10,000 भी आपके पास शेयर हैं तो आप सोचो 12 रुपये के हिसाब से आप देख लो, लाख सवा लाख का तो फ़ायदा हुआ आपको। मैं ये बात नहीं करता 20 जाएगा 30 जाएगा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो Q4 का जो रिजल्ट आया है, ठीक है ना, इसमें जो आपने देख लिया कि बहुत सारा जो सेल का फिगर है वो इसमें नहीं है। N95 मास्क का या PPE किट का या जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इन सब का फिगर इसके अंदर नहीं है। प्लस 11 मार्च से सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, तो ये पूरे, एक तो कंपनी पहले से ही बंद चल रही थी, हालत कंपनी की ख़राब थी, उसके ऊपर से लॉकडाउन आ गया। रिलायंस ने पूरी तरह से मैनेजमेंट भी अपने हाथ में नहीं लिया था, रेजोल्यूशन प्लान वगैरह सारा कुछ अभी एग्जीक्यूट ही हो रहा था। उस कंडीशन में अगर कंपनी सिर्फ 400 करोड़ का लॉस दिखा रही है, तो Q1 में जब PPE किट का, N95 का और जितने भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, ये एलाइट होम को या सोलोमन को या आपको ये क्या नाम है वॉलमार्ट को, ठीक है, इन सब को जो एक्सपोर्ट जो कंपनी कर रही है, ये सब डेटा भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। प्लस पहले कंपनी जिस प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रही थी, मतलब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जितना यूटिलाइज कर रही थी, इससे अब तो ज़्यादा यूटिलाइज कर रही है कंपनी, वो डेटा भी आएगा Q1 में। तो जब इतनी बुरी स्थिति में जब ये 729 करोड़ का सेल कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त वो कम से कम, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि Q1 में कम से कम ये 1600 से लेकर के 2000 के बीच का तो इनका सेल होना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अभी कंपनी का 700 का सेल है और जून तक में, जैसा जून तो बीत गया, यानी सेल हो चुका, होना चाहिए तो अभी Q2 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी सेल हो चुका जून तक का, अब उसका रिपोर्ट आना बाकी है सितंबर में, ठीक है। तो जब Q4 में जहाँ कंपनी 700 का सेल कर रही है, 725 करोड़ का, ठीक है, जब उसके एक्सपेक्टेशन में मार्केट यहाँ तक आ सकता है 30 रुपये तक, 35 रुपये तक, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, 30-35 रुपये तक, तो 1200 और 1500 और 2000 करोड़ का जब सेल कंपनी की होने की उम्मीद है कि हो रही, तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए, यानी आपके शेयर का प्राइस और बढ़ेगा या घटेगा। बैलेंस शीट में जो EPS दिखाया गया है वो EPS बढ़ेगा या घटेगा, जो P दिखाया गया है वो P बढ़ेगा या घटेगा, आप मुझे बताओ, आप जवाब दो, क्या होगा। अभी से तो बढ़ेगा, तो अभी से जब बढ़ेगा यानी कि कम शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, यानी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो अभी जब हम खरीदेंगे तो हम 2 पैसा कमाएंगे। तो अभी खरीदना चाहिए या भागना चाहिए या बेचना चाहिए, आप ये बताओ। और अगर आप ये सोचते हो कि अभी LC लगेगा, हो सकता है कुछ लोग इसमें पैनिक हो जाएं और कुछ दिन के लिए डाउन हो जाए और आपको लगता है अभी LC लगने वाला है, मैं इसको बेच देता हूँ यार, अभी नीचे आएगा फिर बाद में खरीद लूँगा, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे कमेंट में लिखना कितने के प्राइस पे LC लगेगा और कितने के प्राइस से UC लगना शुरू हो जाएगा, और आपका कितना का टारगेट है वापस इसमें इन करने का। अगर आप इतने बड़े जानकार हो और आपको लगता है कि ये LC लगेगा इसलिए मैं बेच दूंगा, तो बताओ कितने रुपये से LC लगना शुरू होगा, और आपको लगता है कितने पे खरीदना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि कितने रुपये से UC लगना शुरू होगा जब आप वापस खरीदोगे। ये किसी को नहीं पता चलता है, ठीक है। मगर एक बात तो आपको 100% पता है कि कंपनी का Q1 का सेल अच्छा होगा, ये तो 100% पता है, तो फिर रिस्क क्यों लेना बेच करके। आपको पता है ना 31 जुलाई को रिजल्ट वाले दिन कितने लोगों ने पैनिक होकर बेच दिया, मगर LC नहीं लगा, और मंडे को भी अगर अपर सर्किट में जाता है तो क्या उनको पूरा पुराना शेयर जितना उनका क्वांटिटी था वापस मिलेगा, MO लगाना पड़ेगा उनको, और वापस भी अगर मिला कुछ क्वांटिटी भी, तो क्या उसी रेट पे मिलेगा जिस रेट पे उन्होंने बेचा, तो उनका नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, क्या हुआ उनका, आप ये बताओ मुझे। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने किया होगा तो ठीक है, वो प्रॉफिट में है, लेकिन दोबारा अगर एंट्री लेना चाहेंगे
तब तो उनका नुकसान होगा। यानी अब तो उनको बाहर ही रहना पड़ेगा अगर प्रॉफिट में रहना चाहते हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप जो है वो ये गलती ना करें। ठीक है, और बाइंग नहीं करना है, थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन क्वार्टर 1 जब आपको भी पता है कि क्वार्टर 4 से अच्छा रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 1 का, तो फिर शेयर का प्राइस तो आपका ऊपर ही जाएगा, तो फिर आप निगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ और अपना क्लियर व्यू देता हूँ और समझाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं हूँ कि मैं आपके साथ कोई गेम प्लान कर सकूँ, ठीक है ना। मैं अपने आप को बहुत ही कम पढ़ा लिखा और बहुत ही साधारण मानता हूँ अभी भी, ठीक है। और मेरे जितने भी अगर एम्प्लॉयज़ भी हैं तो उनके साथ भी मेरा वही व्यवहार है जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार है मेरा। तो इसमें जो है आप घबराएं बिल्कुल ना। मार्केट में बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, बहुत लोग बहुत तरीके। अभी मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि क्वार्टर 4 का तो मेरे लिए कोई मायने नहीं है, मैं तो क्वार्टर 1 का देख रहा हूँ कि इसमें कम से कम इतना तक तो जाना चाहिए, तो मैं क्वार्टर 1 का देख रहा हूँ। तो ठीक है, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन कम से कम क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट को आप एक्सप्लेन तो कर दो। जो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं जिसके के बारे में पब्लिक जानना चाहती है कि एक्सेप्शनल आइटम्स है क्या, ये 2052 करोड़ का रुपये आया कहाँ से, कम कम उसको तो आप एक्सप्लेन कर दो, भले आपके लिए मायने नहीं रखता हो। दूसरी चीज़ है, मैंने पहले भी अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि मैंने इतने में लिया था, इतने पे निकल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपने वो बात बता दी, उसका मैंने तब भी काफ़ी स्वागत किया था, तारीफ़ की थी। मगर आपने 2 रुपये पे शेयर निकाल दिया और शेयर अब 3 रुपये पे आ गया है। अब आप अपने दर्शकों को या अपने जो है फॉलोअर्स को ये तो बताओ कि अब वो क्या करें। क्या 3 से और ऊपर जाने की उम्मीद है, वो इसमें इन्वेस्ट करें अभी, या इनको दूर रहना चाहिए। एक सही यूट्यूबर का काम क्या है, वो आपको बताए कि आप इसमें अभी इन करें या अभी इससे दूर रहें, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। मैं भी आपको गोल गोल उलझा सकता हूँ, स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेटिव स्टॉक क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल क्या, गोल गोल बातें करके और मैं भी निकल सकता हूँ। आपको लगेगा ये तो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, नहीं। जब तक मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही है तब तक मेरे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो फिर मैं फेल हूँ, क्योंकि मैं आपको, ये आपकी गलती नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हैं, ये मेरी गलती है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे लोग हैं जो ऊपर ऊपर बात करते हैं, उससे आपको कोई आइडिया नहीं लगता है। आज मैंने एक वीडियो देखा और मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं। सॉरी, आज मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप आज बियर कर लीजिए मुझे। आज मेरे पास एक वीडियो आया, उस वीडियो में मैंने ये देखा कि आलोक इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी डील उसकी, और वो दिखा रहे हैं एक्सपोर्ट का डेटा। क्या भाई, तो 14,000 कार्टन जो है सो गया है और उनके लिए वो बहुत बड़ा जो है सो डील हो गया। भैया कहो कि एक आलोक इंडस्ट्री ने एक बड़ा कंसाइनमेंट भेजा, आप ये टॉपिक दो। बहुत बड़ी डील के मतलब होती है कि वो किसी के साथ इसने कोई पार्टनरशिप किया, यानी कोई डिफेंस से इसको डील मिला, कोई इंडियन गवर्नमेंट से डील इसको मिला, किसी और कंपनी के साथ इसने डील किया, इसको बोलते हैं। ये तो इसने सप्लाई किया। डील क्या, डील का मतलब क्या होता है, जो डील अभी होता है उसको एक्सिक्यूट होने में टाइम लगता है। भैया इसने तो शिप कर दिया, ये डील क्या हुआ है, तो इसका बिजनेस है, इसको तो पहले ही ऑर्डर मिला हुआ था। और इस यूट्यूबर की दिन भर में 3 वीडियो आता है, इस यूट्यूबर का दिन भर में 3 वीडियो आता है। क्यों? क्योंकि तीनों पे मोनेटाइजेशन चलेगा, तीनों पे ऐड चलेगा, लोग देखेंगे, व्यूअर्स काफ़ी हैं, इसके सब्सक्राइबर काफ़ी हैं। तो ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं। कोई डील नहीं हुआ आलोक इंडस्ट्री का, मैं आपको बताना चाहूँगा। अरे 14,000 कार्टन जो इसका गया है वो कंबल गया है। अब आप मुझे बताओ, आप एक सूटकेस लाओ, सूटकेस ब्रीफकेस जो भी आपको आप लाओ, उसमें कंबल डालो, कितना कंबल डाल सकते हो? आप देखते हो कि लोग जब ट्रेन में कहीं बाहर जाते हैं तो कंबल को एक अलग से, उसका एक बैग होता है, चैन वाला जेब होता है, उसको लगा करके वो अलग से प्लास्टिक के बैग में वो कंबल कैरी करता है। क्यों? क्योंकि वो जा नहीं सकता ब्रीफकेस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी मोटा होता है, कंबल को आप फोल्ड करेंगे तो काफ़ी मोटा होगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो आप 50,000 बेडशीट अगर वॉलमार्ट को अगर भेजेंगे हम, तो वो कंसाइनमेंट छोटा होगा, और 50,000 कंबल भेजेंगे तो वो कंसाइनमेंट का कार्टन, नंबर ऑफ कार्टन से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कंबल बड़ा है, फोल्ड है, वो एक कार्टन में 1 या 2 कंबल आएगा, समझे। लेकिन अगर एक कार्टन में हम कम से कम तो 30 और 40 बेडशीट रख देंगे, तो कंबल भेजोगे तो कार्टन तो ज़्यादा होगा ना, पीस तो उतना ही है, हो सकता है बेडशीट से भी पीस कम हो।
तो नंबर ऑफ कार्टन्स देखे उसने, बहुत बड़ा डील ये हुआ, वेलकम टू ऑल। अरे क्या है यार ये? तो ये आप लोग इस भर में ना पड़े। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर डील के बारे में बताइए, डील के बारे में बताइए, उनको मैं बताता हूँ कोई डील नहीं हुई है। पहले वॉलमार्ट को बैठ जाता था तो कम कार्टन में वो एडजस्ट हो जाता था, फोल्ड करके वो उसको हम रख पाते थे। एक कंबल भेजा गया है इस कारण, रजाई जाएगा तो और ज़्यादा कार्टन बढ़ेगा। तो मोटी चीज़ भेजी गई है, इसलिए कार्टन में कम सामान जो है सो उसमें ये लोग रख पाए हैं, इसलिए नंबर ऑफ कार्टन बढ़ गया है। कोई बड़ी डील नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा चीज़ मिसगाइड किया जा रहा है कि एक तरफ इस लॉकडाउन में जहां दूसरे लोग कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहीं आलोक इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजूंगा, आप देखिए, मैं वॉलमार्ट का ही लिंक भेजूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए 30 तारीख का उन्होंने दिखाया है डेटा, या 29 का है, कि इसने भेजा है वो एक नई कंपनी को, जो है वो इसने एफिलिएटेड वेंचर इंटरनेशनल को इसने आलोक इंडस्ट्री ने भेजा है, जो कि 14,000 समथिंग 14,802 कार्टन भेजा है, ठीक है। ये 29 का डेटा है। इससे भी लेटेस्ट डेटा मैं दिखा रहा हूँ 30 तारीख को। वॉलमार्ट नहीं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। वॉलमार्ट नहीं, खरीदा है किससे? ट्रेडवे डेवलपमेंट लिमिटेड से, ठीक है। छोड़िए एक और दिखाता हूँ, ये भी 30 तारीख का ही है। वॉलमार्ट नहीं खरीदा है, जेवीएस एक्सप्रेस से, इंडिया की कंपनी है। 30 तारीख को ही वॉलमार्ट ने फिर जो है ऐसा सारे टेक्सटाइल बेच रहे हैं, कोई डोरमेट बेच रहा है इनको, ये जो है ये डिश क्लॉथ, जेवीएस जो है एक्सपोर्ट, ये इनको डिश क्लॉथ भेज रही है, ठीक है ना। जो बफे जो डिश क्लॉथ होता है, जो बफे पे बिछाया जाता है, कपड़ा ही भेज रही है, टेक्सटाइल का ही सामान भेज रही है। उसका डैमको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको जो है सो डोरमेट भेज रही है, और वो इनको टॉयज वगैरह भी भेजती है, ठीक है ना। ये तीनों शिपमेंट गया है वॉलमार्ट को 30 तारीख को ही, यानी 29 को जो बता रहे हैं आलोक का गया है, 30 को यहाँ से भी ले रही है। यानी कि वॉलमार्ट दूसरी जगह से भी तो टेक्सटाइल नहीं रही है, तो कैसे आप बोल रहे हो कि एक्सपोर्ट बंद है? मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ यार इसमें। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको आकर के मिसगाइड कर रहे हैं, आलोक के बारे में कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आकर के वो आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, कैसे इसमें बने रहना चाहिए, कैसे अपने पैसा को बचाना चाहिए, क्या करना, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स इसके अंदर डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई इस पूरा वीडियो तो देख लिया, आप करूं क्या? उनसे आप दूर रहिए, देखिए ज़रूर, ठीक है ना। लेकिन वो उससे आपको आइडिया नहीं मिलने वाला, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, ऐसे लोग आते हैं, बहुत बड़ी डील। अभी मैं भेज रहा हूँ आपको ये लिंक, देखेंगे आप। दूसरी कंपनी भी टेक्सटाइल का सामान भेज रही है, वो बोल रहे हैं कोई नहीं भेज रहा है, एक आलोक ही है कि भेज रहा है। तो ये सब चीज़ देख करके ना तो बहुत उत्साहित होकर के जा करके और पूरा जेब भर भर कर शेयर खरीद लीजिए, वो काम भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब बहुत लोग जो है जो निगेटिव भी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि अब आलोक इंडस्ट्री का क्या होगा, और ये निराशा और ये और वो। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आज आलोक इंडस्ट्री ने Q4 का दिया है, उसमें 700 करोड़, Q1 में तो ज़्यादा करेगी ना भैया। N95 और PP किट का डेटा नहीं आया है, एक्सपोर्ट का डेटा नहीं आया है, ये सब चीज़ का नहीं आया है। Q1 में, Q2 तो उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि Q1 में जो है वो मई आधा गुजर गया था, अप्रैल आधा निकलने के बाद जो है उसने PP किट बनाना शुरू किया। Q2 में तो शुरू से ही डेटा आएगा, जुलाई 1 से ही PP किट बना रही है, पूरे महीने का डेटा आएगा, ठीक है। उसके बाद उस वक्त जो PP किट बन रहा था Q1 में जब बनना शुरू हुआ था, तो डेली का उतना क्वांटिटी में नहीं बनता था, 50,000 क्वांटिटी या समथिंग बनता था। आज देखिए अब 1,00,000-1.5 लाख बन रहा है। ये पूरा 1 अगस्त से जो वॉल्यूम, 1 जुलाई से जो वॉल्यूम आएगा Q2 का, वो पूरा 1.5 लाख PP किट के अनुसार आएगा। सोचिए सेल कहाँ भागेगा। तो निराश मत होइए, निराशा में मत जाइए, ठीक है। इसमें लगे रहिए, बने रहिए, और स्टॉक अच्छा है, और खुद अपना दिमाग लगाइए, और उसके बाद देखिए कि क्या करना है नहीं करना है, ताकि लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर भड़का रहे हैं। और रिलायंस ने, इसने आलोक इंडस्ट्री ने अपने बैलेंस शीट में भी कहा कि हम भाई 30% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो जब इनका नंबर ऑफ कैपेसिटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, माल ज़्यादा बनेगा, माल ज़्यादा सेल होगा, उसका भी तो फ़ायदा मिलेगा। तो Q4 जो है, इससे ख़राब रिजल्ट अब नहीं आने वाला है। अब अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करना है आप सभी को, कि Q1 में, Q1 में Q4 से अच्छा रिजल्ट आएगा, Q2 में Q1 से भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ये उम्मीद करना है आपको। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप कमेंट में मुझे लिखेंगे कि भाई तुम गलत बोलते हो,
Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, Q4 को देख करके ये करना है, ठीक है। और जो बेचने की सलाह दे रहे हैं भैया कमेंट में मुझे बता दो कि तुम कब बेच रहे हो, और जिस दिन बेचोगे क्या उसी दिन से एलसी लगेगा, कब से लगेगा, और वापस कब खरीदोगे इसको, यूसी कब से लगेगा, अगर पता है तो बताओ। तो इन सब बेकार की बातों से दूर रहें। और अगर मुझसे कुछ अगर गलती होती है, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया था जिसके लिए मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो है वो मेरे बारे में अच्छा लिखा है बुरा लिखा है। अगर आपने कुछ गलत लिखा है और वाकई में मैंने कहीं गलत किया है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा और मैं अपनी गलती सुधारूंगा भी, क्योंकि मुझे इसमें कोई जो है वो शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है अगर मैं अपनी गलती सुधारूं तो। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। ये मेरा अपना व्यू था आलोक इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मेरा आलोक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने का कोई इरादा नहीं है। और इसमें अभी मैं कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, मगर आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है वो है stk.learning@gmail.com। आप मुझे जो है वो इस ईमेल आईडी पे कम्युनिकेट करें और कुछ बताना चाहते हैं तो। ये वीडियो एक बार फिर से लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं, अगर आप लोग कहें तो एक वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ कि जो पेनी स्टॉक्स, तो काफ़ी पेनी स्टॉक्स हैं आजकल, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन है, बिरला टायर है, आलोक इंडस्ट्री भी है, इसमें से अच्छा पेनी का स्टॉक हम कैसे पहचानें। क्योंकि मेरा, मैं बता दूं, बिरला इंडस्ट्री या बिरला टायर्स या आर कॉम या और भी जो दूसरी हैं उसमें 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं बहुत ठोक बजाकर मैं पेनी स्टॉक भी देखता हूं। तो अगर आप लोग ये जानना चाहें कि सर एक अच्छा पेनी स्टॉक कैसे हम चुनें, ठीक है ना, स्पेकुलेशन पे मार्केट चलता है कैसे पता लगाएं, और फंडामेंटल पे चल रहा है कैसे पता लगाएं, तब कैसे डिसीजन लें, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस तरह से कुछ वीडियो बनाऊं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, अच्छा स्टॉक कैसे चुनें, शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें, क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि ये बंदा बैठ करके ज्ञान दे रहा है। तो आप कहेंगे तो मैं बनाऊँगा और मैं उसको पोस्ट कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा वीडियो। तो इतना लंबा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।